वेलकम टू द डीके क्लासेस 93। प्यारे बच्चों, कल की क्लास में हमने फोर्स के बारे में डिस्कस किया था। फोर्स यानी कि बल क्या है, और आज हम उसी को आगे बढ़ाएंगे। ठीक है, कल की क्लास में हमने बताया था कि फोर्स एक एक्सटर्नल एजेंट होता है जो क्या करता है, किसी भी ऑब्जेक्ट के मोशन में चेंज कर सकता है, किसी भी स्टेशनरी बॉडी को मोशन में ला सकता है, या मोशन करती हुई बॉडी को स्टेशनरी कंडीशन में ला सकता है, या फिर उसकी गति में कुछ कुछ चेंजेस कर सकता है। तो बच्चों, अगर क्वेश्चन आता है कि बल के प्रभाव क्या क्या होंगे, तो वही है जो हम डिस्कस कर रहे हैं। पहली बात तो ये है कि गति में परिवर्तन कर सकता है। ठीक है, गति में परिवर्तन कर सकता है, नंबर वन। दूसरा, किसी भी पिंड में विकृति उत्पन्न कर सकता है। विकृति मतलब तोड़फोड़ कर सकता है। नंबर थ्री, तीसरा है आंतरिक प्रतिबलों को बढ़ा सकता है। और नंबर फोर, गति में अवरोध उत्पन्न कर सकता है। अब बच्चों समझिएगा कि यहाँ पे हमने लिखा है बल के प्रभाव, और बल के 4 प्रभावों के बारे में हमने बात करी है। पहली बात तो ये है कि गति में परिवर्तन। अब आप खुद से भी सोचिए कि गति में परिवर्तन का सबसे बढ़िया एग्जांपल जो हमने बचपन से अभी तक देखा है कि अगर साइकिल चल रही है और पीछे से कोई धक्का लगाता है तो उसकी गति क्या होगी, बढ़ जाएगी। मतलब कि यदि आप मान के चलो कि ये एक बॉडी है, ठीक है, जो कि v वेलोसिटी से, जो कि 5 मीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से किसी एक डायरेक्शन में जा रही थी। अब ये इधर से इस डायरेक्शन में जब मूव कर रही है, अब फोर्स अप्लाई करने के 2 तरीके हो सकते हैं। ठीक है, पहला बच्चों, अगर हम फोर्स इस डायरेक्शन में अप्लाई करते हैं तो आप ये देखेंगे कि ये डायरेक्शन और ये डायरेक्शन दोनों सेम डायरेक्शन है, और जब डायरेक्शन सेम होती हैं तो स्पीड क्या होगी, वेलोसिटी क्या होगी, बढ़ जाएगी। लेकिन जैसे ही हम अपोजिट केस देखते हैं कि यदि फोर्स हम इस डायरेक्शन में ना अप्लाई करके फोर्स इसकी अपोजिट डायरेक्शन में अप्लाई करते हैं तो इसकी वेलोसिटी क्या होगी, वेलोसिटी इसकी घट जाएगी। इसका बेस्ट एग्जांपल क्या है, आपने महसूस भी किया होगा, जब आप साइकिल चलाते हैं तो साइकिल चलाते समय आपके पास 2 तरीके की कंडीशन आती है। पहली कंडीशन क्या होती है बच्चों, कि पहली कंडीशन ये है कि जब हवा आपका साथ देती है, मतलब जिस डायरेक्शन में आप जा रहे हैं यदि हवा भी उसी डायरेक्शन में चल रही है तो साइकिल चलाना आपके लिए आसान हो जाता है। लेकिन यदि दूसरी कंडीशन हो कि आपको जिस डायरेक्शन में जाना है हवा उसके अपोजिट डायरेक्शन में चल रही हो, तो उस कंडीशन में आप लोगों को साइकिल चलाने में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है। मतलब पहला केस क्या है कि हवा की डायरेक्शन और हमारा डायरेक्शन सेम है, इसलिए हमको हवा क्या करती है, पीछे से धक्का लगाती है, पुश करती है, जिसकी वजह से हमारी वेलोसिटी में, हमारी साइकिल के वेलोसिटी में कुछ इजाफा होता है, जिससे हमारा जो है फोर्स कम लगता है, हमको कम बल लगाने की जरूरत पड़ती है। दूसरी कंडीशन में हवा हमारा अपोज कर रही है, विरोध कर रही है, मतलब कि यदि हम पूर्व दिशा में जा रहे हैं और हवा पश्चिम दिशा में जा रही है तो बच्चों हवा हमारे अपोजिट है, मतलब हमारे अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगाएगी। ये कहीं ना कहीं वही केस हो गया कि यदि हम एक बॉडी ले, उस बॉडी को एक डायरेक्शन में धकेलने की कोशिश करें और दूसरा व्यक्ति उसको इस डायरेक्शन में, अपोजिट डायरेक्शन में धकेलने की कोशिश करे, तो हमारी बॉडी मूव तो होगी लेकिन उस इफेक्टिव तरीके से मूव नहीं हो पाएगी जिससे हम चाह रहे थे। और एक केस ये भी पॉसिबल है, यदि सामने वाला व्यक्ति खली जैसा ताकतवर निकला तो हमारी जो डायरेक्शन है अपोजिट हो जाएगी, मतलब हम अपने व्हीकल को मूव भी नहीं करा पाएंगे। अब देखिए इसी में दूसरा वाला, फोर्थ नंबर का ऑप्शन भी कवर हो जाता है, गति में परिवर्तन। तो गति में परिवर्तन यही है, या तो वेलोसिटी या स्पीड बढ़ जाएगी या फिर वेलोसिटी या स्पीड घट जाएगी। दूसरा केस क्या बच्चों, विकृति उत्पन्न करना। विकृति से मतलब क्या है, विकृति से मतलब बच्चों ये है कि ऑब्जेक्ट के शेप एंड साइज में कैसा क्या परिवर्तन होगा।
ऑब्जेक्ट के शेप एंड साइज में कैसा क्या परिवर्तन होगा। समझिए बात को। अब विकृति से मतलब ये है कि सपोज दैट ये एक बर्तन है हमारे पास प्लास्टिक का, यदि हम इसमें फोर्स अप्लाई करेंगे तो इसमें विकृति किस तरीके से आएगी आप लोग देखिएगा। हमने इसमें फोर्स अप्लाई किया, फोर्स अप्लाई करने के कारण इसके शेप में कुछ चेंजेस दिख रहा होगा आपको, तो ये विकृति है बच्चों। क्या है ये विकृति है, मतलब शेप या साइज का चेंज हो जाना बाय द एप्लीकेशन ऑफ फोर्स क्या कहलाएगा विकृति कहला जाएगा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। उसके बाद आंतरिक प्रतिबलों को बढ़ा सकता है। आंतरिक प्रतिबल क्या होता है, जैसे आप समझिए, अगर आपको कोई एक थप्पड़ लगाता है तो आप अंदर से आग बबूले हो जाते हैं और आप भी उसको अपोज करने की कोशिश करते हैं। यदि आप मार सकने में सक्षम है तो आप पीछे नहीं हटेंगे। सपोज जैसे आपके टीचर ने मारा तो आप एक बार सोच के रह जाएंगे, माता पिता ने मारा सोच के रह जाएंगे, लेकिन साथी ने मार दिया तो आप दूसरा थप्पड़ लगाने में टाइम नहीं लगाते। उसी तरीके से जिस तरीके से आपके अंदर रिएक्शन हो रहा है, यदि हम एक बॉडी ले बच्चों और उस बॉडी में फोर्स अप्लाई करें, तो फोर्स अप्लाई करने के कारण उसके स्ट्रक्चर में भी चेंजेस आते हैं। अब क्या कोई भी बॉडी चाहेगी कि उसका शेप इजीली चेंज हो जाए? नहीं, हर बॉडी अपने शेप को चेंज करने का अपोज करती है। कोई भी बॉडी बिल्कुल भी नहीं चाहती कि उसका शेप चेंज हो, लेकिन हम तो फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, और जब हम फोर्स अप्लाई कर रहे हैं तो हमारा पर्पस क्या है, उसका शेप चेंज करना, तो हम चेंज तो कर लेंगे, लेकिन क्या इजीली कर पाते हैं? यदि हम एक लोहे के टुकड़े को लें और उस टुकड़े को तोड़ के या मरोड़ के कैसे भी एक दूसरे शेप में ढालना चाहें तो हमको बहुत ज्यादा अमाउंट ऑफ फोर्स अप्लाई करना पड़ता है। तो वही बात है बच्चों कि यदि एक बॉडी है, इस बॉडी में मान के चलिए हमने एक फोर्स लगाया, अब फोर्स की डायरेक्शन अंदर साइड है, मतलब इसका नेचर क्या होगा? कंप्रेसिव नेचर होगा। ठीक है, कंप्रेसिव यानी कि संपीड़न। अब समझिए, आप इसको बढ़िया से कैसे समझ सकते हैं, आप एक रबड़ लीजिए जो कि 5 रुपए की आती है और उसको दोनों तरफ से दबाने की कोशिश करिए। जब आप रबड़ को दोनों तरफ से दबाएंगे बच्चों तो वो बीच में फूल जाएगी, मतलब उसके शेप में चेंज आ गया, विकृति उत्पन्न हो गई। लेकिन क्या आसानी से हो गई? नहीं, जितनी ज्यादा जिस मटेरियल की स्ट्रेंथ होगी उतना ज्यादा हमको उसमें काम करना पड़ेगा। रबर को तो आप हाथों से दबा के उसके शेप में चेंज को देख सकते हैं, लेकिन क्या यही पॉसिबल है किसके साथ? आयरन के साथ? नहीं। तो मतलब जिस बॉडी की जितनी ज्यादा स्ट्रेंथ होगी, अच्छा बहुत सारी अलग प्रॉपर्टीज भी होती हैं, स्ट्रेंथ आप छोटे बच्चे हैं समझ पाएंगे, इसलिए मैं स्ट्रेंथ का नाम ले लेता हूं। ठीक है, अब जितनी ज्यादा जिसकी स्ट्रेंथ होगी उसके शेप में चेंज करने के लिए हमको उतना ज्यादा फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा। बात समझ में आ गई आप लोगों को? तो ये हो गया। तो बल के प्रभाव बच्चों 4 है। गति में परिवर्तन करना, वेलोसिटी इंक्रीज हो जाएगी या फिर डिक्रीज हो जाएगी। वेलोसिटी ना लिख के स्पीड इंक्रीज डिक्रीज लिखें तो ज्यादा अच्छा रहेगा। विकृति उत्पन्न करना मतलब शेप का चेंज होना। ठीक है, शेप साइज का चेंज होना। आंतरिक प्रतिबल मतलब क्या है? आंतरिक प्रतिबल बच्चों होता है स्ट्रेस का चेंज होना। स्ट्रेस बदलेंगे कैसे? गति में अवरोध मतलब सेम फर्स्ट वाले केस जैसे है। इस तरीके से अवरोध की अगर आप बात करें तो ज्यादा अच्छा ये है कि हम फोर्स अप्लाई करके किसी भी बॉडी के मोशन को स्टॉप कर देना, अवरोध हो जाएगा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, बल के कुछ गुणों के बारे में जानते हैं। तो बच्चों बल के अभिलक्षण यानी कि विशेषताओं के बारे में बात करते हैं। अब बल की विशेषताएं क्या है, तो पॉइंट बाय पॉइंट अपन लोग डिस्कस करते हैं। सबसे पहला है बल का परिमाण। ठीक है, तो बल का परिमाण मतलब क्या है? दूसरा दिशा या क्रिया रेखा, तीसरा बल की प्रकृति और चौथा अनुप्रयोग बिंदु। मतलब यदि किसी भी बॉडी में हमको फोर्स अप्लाई करना है तो इन 4 चीजों में यदि किसी भी पॉइंट की कमी होगी, यानी कि इनमें से कोई भी चीज अवेलेबल नहीं है तो हम फोर्स को अप्लाई नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो फोर्स को अप्लाई करने के लिए परिमाण चाहिए, उसकी दिशा या क्रिया रेखा चाहिए, तीसरा बल की प्रकृति चाहिए और चौथा अनुप्रयोग बिंदु चाहिए। इंग्लिश में बोलेंगे तो मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स चाहिए,
दूसरा डायरेक्शन या फिर लाइन ऑफ एक्शन चाहिए। बच्चों ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट पॉइंट है, लाइन ऑफ एक्शन क्या होता है, आगे पूरे मैकेनिक्स में इसका बहुत 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 ज्यादा यूज होने वाला है। तीसरा है बल की प्रकृति, नेचर ऑफ फोर्स, कंप्रेसिव हो सकता है, टेंसाइल हो सकता है, किसी भी प्रकार से हो सकता है। और चौथा अनुप्रयोग बिंदु यानी कि पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स, यानी कि फोर्स किस पॉइंट में अप्लाई होगा। सपोज दैट हमने बोला कि ये एक बॉडी है, इस बॉडी में आप, ठीक है, आप ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा। यदि आप इस क्वेश्चन को समझते हैं तो ये चारों चीजें आप लोग एकदम बड़े आसानी से समझ जाएंगे। जैसे हमने एक बॉडी ड्रॉ करी, अब इस बॉडी में सारे पॉइंट्स को बनाने की कोशिश करते हैं। इसके डायमेंशन है, ये 2 मीटर है और ये 6 मीटर है। अब हमने बोला कि 500 न्यूटन का फोर्स अप्लाई करो, तो सबसे पहले आपके पास क्वेश्चन आएगा कि भैया ये 500 न्यूटन का फोर्स तो ठीक है, 500 न्यूटन का फोर्स मैं किस डायरेक्शन में अप्लाई करूं, किस दिशा में अप्लाई करूं, पहली चीज। दूसरा क्वेश्चन आएगा बल का नेचर क्या है, या तो बल मैं बाहर की डायरेक्शन में अप्लाई कर दूं या फिर बल मैं अंदर की डायरेक्शन में अप्लाई कर दूं। 2 पॉइंट क्लियर हो गए। तीसरा ये है अनुप्रयोग का बिंदु, मैं फोर्स इन लाइनों में, किसी भी लाइन में इनफाइनाइट पॉइंट्स हो सकते हैं, तो मैं किस पॉइंट में फोर्स अप्लाई कर दूं ये भी होगा। मतलब यदि हम किसी भी पॉइंट में फोर्स अप्लाई करना चाहते हैं तो इन 4 चीजों की आवश्यकता होगी। ठीक है, जैसा कि यहां हमने डिस्कस किया कि अच्छा क्रिया रेखा लाइन ऑफ एक्शन की मैं बात थोड़ी सी डिटेल में करना चाहूंगा। लाइन ऑफ एक्शन क्या होती है? ये लाइन ऑफ एक्शन एक ऐसी चीज है जिसके कारण मैं एक इंटरव्यू से बाहर हुआ। समझिए बात को, जैसे हमने एक फोर्स अप्लाई किया बच्चों कहीं भी, ये एक लीवर है, इस लीवर में यदि हमने एक फोर्स F अप्लाई किया तो इस फोर्स के ऊपर या नीचे एक ऐसी इमेजिनरी लाइन होती है जिसको हम लाइन ऑफ एक्शन कहते हैं, जिसका बहुत ज्यादा यूज कहां पे होता है, मूवमेंट को फाइंड आउट करने में होता है। ठीक है, तो जब हम आगे क्वेश्चन करेंगे तो सारी चीजें समझ में आ जाएंगी। अब आगे बढ़ते हैं और हम बात करते हैं बल की इकाइयों के बारे में। तो बल की यूनिट क्या होती है बच्चों? तो बल की यूनिट होती है, अगर हम SI यूनिट की बात करें तो न्यूटन। तो बच्चों बलों की जो इकाइयां होती हैं वो 2 प्रकार की होती हैं। पहला होता है सापेक्ष इकाइयां और दूसरा होता है गुरुत्वीय इकाइयां। जब भी हम बात करते हैं सापेक्ष इकाइयों की तो इसका मतलब ये है कि समझिए बात को, फोर्स किन 2 चीजों से मिलकर बना हुआ है? तो हम जानते हैं फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, यानी कि द्रव्यमान और त्वरण। A का मतलब है त्वरण और M का मतलब है द्रव्यमान। तो फोर्स बच्चों 2 चीजों से मिलकर बना हुआ है, एक है द्रव्यमान और दूसरा है त्वरण। जब भी हम द्रव्यमान और त्वरण की बात करते हैं और सापेक्ष इकाइयों की बात करते हैं तो हमने ये पढ़ रखा है क्लास 11th में या फिर कई जगह 9th 10th में भी पढ़ रखा है कि अलग अलग प्रकार के मीट्रिक सिस्टम में द्रव्यमान और त्वरण की राशियां अलग अलग होती हैं, तो उन्हीं के हिसाब से सापेक्ष इकाइयां भी अलग अलग हो जाती है। जैसे कि हम बात करें सबसे पहले MKS पद्धति, दूसरा CGS पद्धति, तीसरा FPS और चौथा SI सिस्टम। तो 4 प्रकार के सिस्टम या यूनिट मेजरमेंट के सिस्टम हमने पढ़ रखे हैं, और इन चारों सिस्टमों की जब हम बात करते हैं तो सभी में मास को अलग अलग तरीके से व्यक्त किया जाता है, सभी में लेंथ को अलग अलग तरीके से व्यक्त किया जाता है, और सभी में टाइम एक ऐसी चीज है जिसको सभी में सेकंड लिया जाता है। तो ये जस्ट अ कोइंसिडेंस। अब समझिएगा बात को, यदि हम द्रव्यमान की बात करें बच्चों तो द्रव्यमान को MKS सिस्टम में किससे मेजर किया जाता है? kg से, CGS सिस्टम में ग्राम से, FPS सिस्टम में
पाउंड से, और SI सिस्टम में अगेन केजी से मेजर किया जाता है। इसी तरीके से त्वरण को भी अलग अलग मेट्रिक सिस्टम में अलग अलग तरीके से डिस्कस किया जाता है। क्योंकि हम इन सिस्टम को नहीं पढ़ रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं सापेक्ष इकाइयों का, तो बस सीधे सीधे इसके बारे में जो जो होती हैं लिख लेते हैं। तो यदि हम MKS सिस्टम की बात करें तो इसके लिए फोर्स की यूनिट होगी न्यूटन। CGS सिस्टम की बात करें तो इसके लिए होगी डाइन। FPS SI सिस्टम में भी न्यूटन होती है। और यदि हम FPS सिस्टम की बात करें तो इसकी हम निकाल के दिखाते हैं। FPS में क्या होगा, F बराबर मास इंटू ए, इसकी होती है कौन, इसकी होती है फुट पर सेकेंड स्क्वायर, तो इसकी ये यूनिट हो जाएगी। अब आपको सबसे ज्यादा जो काम आने वाली यूनिट है वो कौन सी है बच्चों, न्यूटन। और कुछ क्वेश्चंस में आपको डाइन भी काम में आएगा, ठीक है। अब न्यूटन और डाइन में एक डायरेक्ट रिलेशन होता है। कई जगह इसको डाइन पढ़ते हैं, कई जगह इसको डायन पढ़ते हैं। तो एक न्यूटन बराबर 10⁵ डायन होता है, ठीक है। आपका जो मन करे आप पढ़िए, डायन पढ़ना है डायन पढ़िए, और डाइन पढ़ना है डाइन पढ़िए। तो ये हो गई बच्चों इकाइयां, कौन सी, सापेक्ष इकाइयां। अब हम आगे बढ़ते हैं और गुरुत्वीय इकाइयों के बारे में डिस्कस करते हैं कि गुरुत्वीय इकाइयां क्या होती हैं। बच्चों जब हम बात करते हैं गुरुत्वीय इकाइयों की, तो तब हमको ध्यान ये देना है कि गुरुत्वीय त्वरण के रूप में जिन जिन बलों को व्यक्त किया जाता है उनको हम क्या बोलते हैं, उनको हम बोलते हैं गुरुत्वीय इकाइयां। अब गुरुत्वीय त्वरण की बात करें, यानी कि इसको किससे डिनोट करते हैं, स्मॉल g से डिनोट करते हैं। इसकी यूनिट अलग अलग सिस्टम में अलग अलग होगी, इसका ज्यादा यूज नहीं है, लेकिन हम दो तब भी डिस्कस कर लेते हैं। आपके लिए ये RRB JEE और ITI TO जैसे एग्जाम्स के लिए, SSC JEE जैसे एग्जाम्स के लिए ये सारी चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है। आप उसके हिसाब से भी इसको पढ़ के उसके क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, सभी क्वेश्चन बढ़िया तरीके से सॉल्व होंगे। अब देखिए 1 किलोग्राम भार अथवा बल की बात करें तो समझिए फोर्स बराबर क्या होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन। तो बच्चों हम गुरुत्वीय त्वरण की बात कर रहे हैं तो इनटू g होगा। तो द्रव्यमान कितना है 1, और ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की वैल्यू कितनी होती है 9.81। किसके केस में, SI सिस्टम के केस में, इसलिए 9.8 न्यूटन। लेकिन जब हम बात करेंगे किसके केस में, ग्राम भार के केस में, यानी CGS सिस्टम की बात करेंगे, तो फोर्स बराबर क्या होगा, द्रव्यमान यानी मास की बात करें तो 1 इनटू g की बात करें तो ये होता है 981। तो इसीलिए इसका फोर्स कितना आ जाएगा 981 डायन। तो आज की क्लास में आप लोगों ने फोर्स के इफेक्ट के बारे में जाना, उसके गुणों के बारे में जाना, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में जाना, और उसकी इकाइयों के बारे में जाना। कल की क्लास में हम डिस्कस करेंगे बच्चों की फोर्स को किस किस तरीके से अप्लाई किया जा सकता है। फोर्स यदि सेम प्लेन में है तो उसका फायदा नुकसान क्या है, फोर्स अगर अलग अलग प्लेन में है तो उसका नुकसान क्या है, ठीक है, फायदा क्या है, और किस तरीके से कौन सा फोर्स लगाए तो हमारे लिए बेनिफिशियल होगा। उसके बाद फिर हम उन फोर्सों के रिजल्टेंट यानी परिमाण की बात करेंगे, और कुछ बहुत बढ़िया तरीके जैसे कि ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन एंड पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन की बात करेंगे। धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो। बच्चों इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। ये वीडियो आपके लिए RRB JEE, SSC JEE, कॉम्पिटिटिव एग्जाम, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए ये बहुत ज्यादा बेनिफिशियल है, और सेमेस्टर एग्जाम के लिए तो रामबाण। तो इसको दबा के लाइक और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।